हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए जीके, जीएस और साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा ऑप्शन है बालाघाट, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर और चौथा ऑप्शन है छिंदवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है छिंदवाड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। पूछा गया आपसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, दूसरा ऑप्शन है शेख हसीना, तीसरा ऑप्शन है केपी शर्मा ओली और चौथा ऑप्शन है गोताबाया राजपक्षे। यहाँ पूछा गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किसने शुरू किया है। पूछा गया आपसे एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किसने शुरू किया है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। पूछा गया आपसे भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। पहला ऑप्शन है अटल मेट्रो, दूसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेट्रो, तीसरा ऑप्शन है अरुण जेटली मेट्रो, चौथा ऑप्शन है भोज मेट्रो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भोज मेट्रो। भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर भोज मेट्रो किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। वर्तमान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। पूछा गया आपसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। पहला ऑप्शन है आर.के. माथुर, दूसरा ऑप्शन है जी.सी. मुर्मू, तीसरा ऑप्शन है मनोज सिन्हा और चौथा ऑप्शन है गीता मित्तल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मनोज सिन्हा। वर्तमान फरवरी 2021 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे तो उसका आंसर होगा जी.सी. मुर्मू, जो कि अब भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक हैं, सीएजी हैं। जी.सी. मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। पूछा गया आपसे राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है। पूछा गया आपसे बुद्ध चरितम के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है अश्वघोष, तीसरा ऑप्शन है कल्हण और चौथा ऑप्शन है आर.के. नारायण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है जलगोड़ा, चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है और जमशेदपुर का नाम बदलकर
अटल नगर कर दिया गया है, सॉरी टाटा नगर कर दिया गया है। आप रखेंगे याद, जमशेदपुर का नाम बदलकर टाटा नगर कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है खड़गवासला और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला में स्थित है और खड़गवासला महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 20 जून, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 22 मार्च को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 में इसकी थीम थी योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है जेनेवा, दूसरा ऑप्शन है लुसाने, तीसरा ऑप्शन है काठमांडू और चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है और काठमांडू नेपाल देश की राजधानी है और सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, और वर्तमान में इसके सहयोगी देश की संख्या 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, मालदीव की संसद को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे मालदीव की संसद को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डाइट, दूसरा ऑप्शन है सोजिम, तीसरा ऑप्शन है पीपुल्स असेंबली, चौथा ऑप्शन है मजलिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मजलिस। मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले और यहाँ की मुद्रा है रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केरल में। पेरियार अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है संचार में, दूसरा ऑप्शन है बुनने में, तीसरा ऑप्शन है संगीत के औजार में और चौथा ऑप्शन है खाने के उद्योग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संचार में। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग संचार में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से शरीर के किस अंग से संबंधित बीमारी एस्टिग्मेटिज्म है। तो यहाँ बताया गया है पहला ऑप्शन है कानों की, दूसरा ऑप्शन है आंखों की, तीसरा ऑप्शन है नाक की, चौथा ऑप्शन है गले की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आंखों की। एस्टिग्मेटिज्म आंखों की एक बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, कान्हा बाबा मेला कहाँ लगता है? पूछा गया आपसे कान्हा बाबा मेला कहाँ लगता है। पहला ऑप्शन है सनाबद, दूसरा ऑप्शन है गाडरवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है सलकनपुर और चौथा ऑप्शन है होशंगाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होशंगाबाद में। कान्हा बाबा मेला का आयोजन होशंगाबाद में किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्या भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है जल का अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अवशोषण, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है, यह प्रकाश का अवशोषण करता है और पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? पूछा गया आपसे किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो
और नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि कितनी है? पूछा गया आपसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि कितनी है? पहला ऑप्शन है 3 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 15 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए और चौथा ऑप्शन है 25 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 25 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि है 25 लाख रुपए और वर्ष 2020 में यह अवार्ड 5 लोगों को दिया गया है और यह अवार्ड रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगवेलु, मनिका बत्रा को दिया गया है। रोहित शर्मा का संबंध क्रिकेट से है, रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं और मरियप्पन थंगवेलु एक एथलेटिक खिलाड़ी हैं और मनिका बत्रा टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, कारगिल नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, यह क्या है? पूछा गया आपसे कारगिल नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, यह क्या है? पहला ऑप्शन है समुद्र, दूसरा ऑप्शन है झील, तीसरा ऑप्शन है सड़क और चौथा ऑप्शन है पहाड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, झील। कारगिल एक झील का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्ज़ाम 2016, 2017, NTPC एग्ज़ाम 2017, 2021, जेल प्रेरी एग्ज़ाम 2018, 2020 एवं अन्य सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK, GS और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आपको इन सभी वीडियो की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं व टेलीग्राम चैनल में जाकर, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? पूछा गया आपसे तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है अशाखाबाद, दूसरा ऑप्शन है ताशकंद, तीसरा ऑप्शन है दुशांबे और चौथा ऑप्शन है अस्ताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? आपसे पूछा गया है कि खून का जो थक्का होता है वह किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? पहला ऑप्शन है विटामिन C, दूसरा ऑप्शन है विटामिन K, तीसरा ऑप्शन है विटामिन D, चौथा ऑप्शन है विटामिन B। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विटामिन K। विटामिन K की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? पहला ऑप्शन है रोलेट एक्ट, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू घोषणा, तीसरा ऑप्शन है हंटर आयोग और चौथा ऑप्शन है कम्युनल अवार्ड। तो यहाँ पूछा गया है कि गांधी जी ने किसे काला कानून कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रोलेट एक्ट को। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। इसका सन आप याद रखें, यह काफ़ी पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, हम्पी के खंडर किस राज्य में है? आपसे पूछा गया है कि हम्पी के खंडर किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। हम्पी के खंडर कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने की थी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? पूछा गया आपसे ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है खजुराहो, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है मैहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में। ध्रुपद समारोह का आयोजन भोपाल में किया जाता है और भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, कंप्यूटर में रैम है। आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में जो रैम होती है वह कैसी मेमोरी होती है? पहला ऑप्शन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है वोलेटाइल तथा नॉन वोलेटाइल दोनों मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है वोलेटाइल मेमोरी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रैम कैसी मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर की रैम वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सीडी को, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू को, तीसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क को और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। पूछा गया आपसे प्रश्न क्रमांक 29 में भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है ट्राम्बे, दूसरा ऑप्शन है अप्सरा, तीसरा ऑप्शन है अग्नि और चौथा ऑप्शन है नाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। पूछा गया आपसे प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है इथेन, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेन और चौथा ऑप्शन है प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है और मीथेन का आणविक सूत्र होता है CH4। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।